एक समय था जब रोम की राजकुमारियां हों या मुगल रानियां, सबकी पहली पसंद एक ही थी, ढाका की मलमल। बंगाल के कारीगरों के हाथों में ऐसा जादू था कि वे हवा को भी बुन देते थे। कहा जाता है 6 गज लंबी साड़ी एक अंगूठी के बीच से निकल जाती थी। दुनिया उसे कहती थी बुनी हुई हवा। 18वीं सदी तक दुनिया में बिकने वाले कपड़े का करीब 25% हिस्सा भारत से जाता था। यूरोप के बाजार भारतीय कपड़ों के दीवाने थे। ब्रिटेन के कारखाने बंद होने की कगार पर थे, क्योंकि कोई भी अंग्रेज भारत के रेशम और कॉटन के सामने अपना मोटा खुरदुरा कपड़ा पहनना नहीं चाहता था। और यही बात अंग्रेजों को चुभ गई। उन्हें समझ आ गया, जब तक भारत के कारीगर जिंदा हैं, मैनचेस्टर की मिलें कभी अमीर नहीं बन पाएंगी। तो उन्होंने मुकाबला नहीं चुना, उन्होंने बर्बादी चुनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने तय किया, अब भारत कपड़ा बेचने वाला देश नहीं रहेगा, उसे कपड़ा खरीदने वाला बनाया जाएगा। सबसे पहले शुल्क की दीवार खड़ी की गई। अगर कोई भारतीय व्यापारी ब्रिटेन में अपना कपड़ा बेचना चाहता तो 80% तक टैक्स, यानी हमारा कपड़ा इतना महंगा कर दिया गया कि कोई खरीद ही ना सके। लेकिन जब ब्रिटेन का मशीन से बना कपड़ा भारत आता तो उस पर 0% टैक्स। इसे नाम दिया गया मुक्त व्यापार। लेकिन यह आजादी सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, भारतीयों के लिए यह मौत का व्यापार था। फिर भी भारतीय कारीगरों का हुनर इतना जीवित था कि लोग भारतीय कपड़ा ही मांगते रहे। और जब वे बराबरी नहीं कर पाए तो दमन शुरू हुआ। लोक कथाओं और कुछ दस्तावेजों में एक भयावह सच दर्ज है। कहा जाता है, जो बुनकर कंपनी के लिए काम करने से मना करता या अपना हुनर किसी और को सिखाता, उसके अंगूठे काट दिए जाते थे। सोचिए, उस कलाकार की पीड़ा जिसकी दुनिया उसकी उंगलियों में बसती हो और उसी के हाथ को बेकार कर दिया जाए। कंपनी के गुमाश्ते गांव-गांव जाते, करघे तोड़ दिए जाते, घर जला दिए जाते, लोगों को पीटा जाता। मकसद सिर्फ एक था, भारतीय उद्योग की रीढ़ तोड़ना। और नतीजा, जो भारत सदियों से दुनिया को कपड़ा पहनाता था, वो खुद नंगा हो गया। हमारे खेतों से कपास कौड़ियों के दाम पर खरीदी जाती, जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजी जाती, वहीं मैनचेस्टर की मिलों में उससे कपड़ा बनता और फिर वही कपड़ा भारत लाकर 10 गुना दाम पर बेचा जाता। 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिखा, भारत के मैदान बुनकरों की हड्डियों से सफेद हो गए हैं। लाखों बुनकर भूख से मर गए, लाखों ने भीख मांगना शुरू कर दिया। ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, जो कभी व्यापार के केंद्र थे, अब वीरान पड़े थे। अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ लूटा नहीं, उन्होंने उसे बेरोजगार बनाया, लाचार बनाया, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र को सिर्फ एक बाजार बनाकर छोड़ दिया। लेकिन जब जुल्म हद पार करता है तो वो बगावत को जन्म देता है। किसानों की टूटी कमर, बुनकरों के कटे अंगूठे, अकाल में मरे करोड़ों लोगों की चीखें सब बारूद बन चुकी थीं। बस एक चिंगारी चाहिए थी, और वो चिंगारी अब जलने वाली थी। और फिर 1857 आया, वो साल जिसने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। 10 मई 1857, ये वो तारीख थी जब भारत के सब्र का बांध टूट गया। बैरकपुर से उठी मंगल पांडे की चिंगारी अब ज्वालामुखी बन चुकी थी। मेरठ से दिल्ली तक, झांसी से कानपुर तक, हर जुबान पर एक ही भावना थी, अब बस। किसानों ने हल छोड़ दिए, हाथों में तलवारें आ गईं। जिन बुनकरों के अंगूठे काट दिए गए थे, उन्होंने भी ईंट और पत्थर उठा लिए। पहली बार हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह का जवाब जिस क्रूरता से दिया, उसे इतिहास ने डेविल्स विंड कहा। आदेश साफ था, दया मत दिखाओ, जो भी बागी दिखे खत्म कर दो। पकड़े गए विद्रोहियों को तोपों के मुंह पर बांधा गया और फिर तोप दाग दी गई। यह सिर्फ मौत नहीं थी, यह डर का संदेश था। ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे मीलों तक पेड़ों पर लाशें टांगी गईं, गांव जला दिए गए, हजारों लोग मारे गए, खून की नदियां बह गईं। 1857 भले ही दबा दिया गया, लेकिन उसने अंग्रेजों को हिला दिया। लंदन में बैठी महारानी विक्टोरिया को समझ आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को नहीं संभाल सकती। 1858 में कंपनी का राज खत्म कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। कहा गया, अब सुधार होगा, अब न्याय होगा। लेकिन क्या सच में कुछ बदला? नहीं, लुटेरा बदल गया था।
लेकिन लूटने का तरीका वही था, बल्कि अब वो और व्यवस्थित हो गई थी। रेलवे बनाई गई, लेकिन भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि खेतों से अनाज और धरती से निकला कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचे और जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजा जा सके। और फिर आया 20वीं सदी का वो काला दिन, जिसने साबित कर दिया कि सत्ता बदल सकती है, लेकिन पत्थर दिल नहीं। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था। हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शांति से एकत्र थे। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस आवाज थी और उम्मीद। तभी वहां पहुंचा एक अंग्रेज अफसर, जनरल डायर। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। कोई चेतावनी नहीं दी गई, ना ही कोई आदेश कि भीड़ हट जाए। सिर्फ एक शब्द बोला गया, फायर, और गोलियां चलने लगी लगातार, लगभग 10 मिनट तक। जब तक बारूद खत्म नहीं हुआ, वे नहीं रुके। लोग भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद था। घबराहट में कई लोग वहां मौजूद कुएं में कूद गए। कुछ ही पलों में वो कुआं मौन गवाह बन गया उस त्रासदी का। बाद में जनरल डायर ने कहा, मैं सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन डायर ये भूल गया, डर से कभी राष्ट्र नहीं मरते। खून जब धरती पर गिरता है तो वो बीज बन जाता है। जलियांवाला बाग की मिट्टी ने नए इनकलाबियों को जन्म दिया। भगत सिंह, ऊधम सिंह और अनगिनत नाम जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, लेकिन आजादी की नींव में हमेशा के लिए शामिल है। आखिरकार 200 साल की गुलामी, करोड़ों मौतों, अकाल, लूट और बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज चले गए, लेकिन वे एक ऐसा देश छोड़ गए जो गरीबी से टूटा हुआ था, जिसे उन्होंने बांट दिया था। फिर भी आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली। इसकी कीमत चुकाई है उन किसानों ने जो भूख से मरे, उन बुनकरों ने जिनका हुनर छीन लिया गया, और उन वीरों ने जिन्होंने तोपों के सामने सीना तान दिया। उन्होंने हमें लूटा, हमें तोड़ा, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे हमारी दौलत ले जा सके, हमारा हौसला नहीं। और आज सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है, और ये उड़ान अब कोई नहीं रोक सकता।